दोस्तों इस वीडियो में जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हम लोग सिर्फ इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, थ्योरी हम लोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी थ्योरी तो सिर्फ उतनी करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करने में मदद करेगी, बेस फॉर्म करने में मदद करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके सिलेबस के अंदर ये चैप्टर आ रहा है, चाहे वो आपके यूनिट टेस्ट का सिलेबस हो, हाफ ईयरली का हो, फाइनल का हो, अगर ये चैप्टर आ रहा है देन इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल 110% आने वाला है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से कर लिया देन आपका सप्लाई चैप्टर में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो आपके लिए एक बिल्कुल मजाक बन जाएगा। बस आपको इसे रिवर्स करके देखना है उस चैप्टर में, आपके लिए वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपने ढंग से कर लिया देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका अपने आप हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर क्या ये चैप्टर मुश्किल है या इजी है? मैं आपसे कहूंगा कि ना तो ये मुश्किल है ना ये इजी है, ये मजाक है। सच बता रहा हूं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। बस इस वीडियो को ईमानदारी से लास्ट तक देख लेना, आपके लिए चैप्टर में जेन्युइनली मजाक बनाकर रख दूंगा। सर क्या हमारी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सब्जी वाले के साथ प्राइस नेगोशिएशन करनी आती है, आपको पता है कि कब आपको फायदा या नुकसान हो रहा है, डे टू डे जिंदगी की जो मैथमेटिक्स है अगर आपको वो समझ आती है देन आपको इससे ऊपर मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होगी, वो रेफरेंस हमें चाहिए होगा डिमांड, यानी कि जो पिछला चैप्टर है उसका एक बेसिक रेफरेंस चाहिए होगा। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या कह रही है, तो देखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ध्यान से देखना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, किसी भी कमोडिटी की परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नंबर में नहीं, परसेंटेज चेंज। अभी बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द कमोडिटी, यानी कि कितना डिमांड में चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, किसी भी फैक्टर की वजह से जो डिमांड को अफेक्ट करता है, यानी कि एनी ऑफ द फैक्टर्स जो है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा चैप्टर 3 की तरफ, यानी कि डिमांड की तरफ। आप लोगों ने वहां पे स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। फैक्टर बोल दो, उसे डिटरमिनेंट बोल दो, एक ही बात होती है। आपने वहां पे टोटल 7 से 8 फैक्टर्स पढ़े थे। वो 7 से 8 फैक्टर क्या थे? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री आते थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चौथा आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइसेस, मार्केट साइज क्या था, है ना, सीजन कैसा चल रहा है। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपने कंसीडर करे थे जो डिमांड को अफेक्ट करते थे। यहां पर मैंने फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी में आता है सिर्फ एक फैक्टर जो कि हमारा फर्स्ट फैक्टर था, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। यानी कि अगर मैं यहां पर इस माइक का एग्जांपल लूं कि इस माइक की डिमांड पे क्या फर्क पड़ा इसके खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो आपको पता होगा इनवर्स रिलेशनशिप था प्राइस और डिमांड के बीच में। यानी कि अगर इस माइक का प्राइस मैं इंक्रीज कर दूंगा तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इस माइक का प्राइस मैं कम कर दूंगा तो नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर है, इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो एक कैटेगरी में आपका ये आ जाएगा, और बाकी जो दूसरी कैटेगरी है उसमें बचे हुए जितने फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। मैंने यहां पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बाद एटसेट्रा लगा दिया, यानी कि बचे हुए जो 4-5 और फैक्टर्स है ना वो सारे दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। सर आपने इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड क्यों किया, इसका रीजन बता दो। ऐसा इसलिए कि आपके सिलेबस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप पहली कैटेगरी यानी कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की वजह से डिमांड में जो चेंज आ रहा है आप सिर्फ उसकी इलास्टिसिटी निकाल रहे हो और किसी की भी नहीं। यानी कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की वजह से अगर डिमांड में चेंज आएगा और जब हम उसकी इलास्टिसिटी निकालेंगे तो हम उसे कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इस पूरे चैप्टर में अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हो तो उसका मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप बाकी फैक्टर की वजह से डिमांड में क्या चेंज आया है आपको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंफ्यूजन स्टार्टिंग में क्लियर करनी बहुत जरूरत थी, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जरा सुनो, इससे पहले कि मैं सीधे मेथड्स के ऊपर आऊं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आपको मैं परसेंटेज चेंज, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बार इसको मैं क्लियर कर दूं ताकि उसके बाद हम अपने मेथड्स को फॉलो करना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी कमोडिटी का, कमोडिटी मतलब किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, किसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक पेन का ले लेते हैं, ये है एक पेन। इस पेन का जो प्राइस पहले था वो था 10 रुपए। तब इसकी टोटल कितनी क्वांटिटी की डिमांड होती थी भैया? 1000 पेन बिक जाते थे, इतने की डिमांड होती थी। अब इसका प्राइस किसी रीजन की वजह से इंक्रीज होकर 15 रुपए हो गया है, तो अब इसकी क्वांटिटी ज्यादा लोग खरीदते नहीं है और 1000 से सीधा अब वो कितनी हो गई है? 500 हो गई है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे प्राइस में और क्वांटिटी दोनों में चेंज आ रहे हैं, बट चेंज को लिखने के दो तरीके हैं आपके। एक होता है बेटा एब्सोल्यूट चेंज, एक होता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब नंबर्स के टर्म में कितना चेंज हुआ है। तो अगर आप प्राइस में चेंज देखोगे तो पता है कितना है? देखो प्राइस 10 से 15 हुई है, यानी कि कितने रुपए से प्राइस इंक्रीज हुआ है भैया? 5 रुपए का चेंज आया है। वहीं पे क्वांटिटी अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूं तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया है भैया? क्वांटिटी पहले 1000 थी, अब 500 हो गई, यानी कि क्वांटिटी में आपका 500, 1000 माइनस 500, 500 का चेंज आ गया। इस तरह के चेंज को हम कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एब्सोल्यूट चेंज का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि कितना परसेंट चेंज आया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और परसेंटेज चेंज का मतलब हुआ कि ध्यान से देखना, प्राइस जो है आपका 10 से सीधे हुई है 15, और अगर हमको निकालना हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज इन प्राइस। मैं दिखा देता हूं आपको, डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। और भला ये निकालते कैसे हैं? इसे निकालते हैं P1 माइनस पी करके। P1 मतलब होता है चेंज होने के बाद प्राइस क्या है, P का मतलब है चेंज होने से प्राइस पहले क्या था। P1 हमारा है 15, P कितना है? 10 है, तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 5 रुपए। आपको क्या करना है? डेल्टा पी की जगह 5 लिखना है, अपॉन में चेंज होने से पहले प्राइस कितना था? पी कितना है? 10, तो 5/10 इंटू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 50%। यानी कि कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है? 50% चेंज हुआ है। कैसे पता चला? 10 रुपए पहले आपका प्राइस था, 10 रुपए का 50% कितना होता है? 5 रुपए। यानी कि 10 रुपए का प्राइस 50% से यानी कि 5 रुपए से इंक्रीज होके 15 हो गया है। तो आपको यहां पे इस परसेंटेज से फर्क पड़ेगा, ना कि आपका एब्सोल्यूट क्या चेंज था। आई होप आपको परसेंटेज चेंज का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आ जाओ सीधे हम मेथड्स की तरफ चलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और तीसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का कोई फॉर्मूला मैं आपको कराने नहीं वाला हूं, सीधे हम इसके क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से ही हम लोग ये मेथड समझ लेंगे। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड की अगर मैं बात करूं, ये दो मेथड कोई डिफरेंट मेथड्स है नहीं। यानी कि अगर परसेंटेज जो मेथड है ना आपका, इसी मेथड से बेसिकली डिराइव हुआ है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, इसी में से निकल कर आया है। बाप बेटे वाला रिश्ता इन दोनों के बीच में। कैसे? आइए मैं आपको एक बार समझाता हूं। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज मेथड। आप एक बार फटाफट से फॉर्मूला लिख लेना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब भी प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है तो हम उसे चेंज इन डिमांड नहीं बोलते, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ये आपको डिमांड चैप्टर में पता होगा, ठीक है ना? तो परसेंटेज चेंज डिमांड में कितना हुआ है अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कितना हुआ है, ये आपका फॉर्मूला है परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। अब जरा एक चीज लिखना, आपको मैं बताता हूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला पता है क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100। यह है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने का तरीका। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर हमको बेटा निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। यानी कि यहां पे सिर्फ क्यू की जगह हमको क्या कर देना? पी कर देना है, बाकी सेम हो जाएगा। अब जरा सुनो, अगर जो वैल्यूज, ये जो दो चीजें दे रखी हैं, अगर हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में अगर हम डाल दें, ये जो परसेंटेज मेथड वाला जो फॉर्मूला है इसमें डाल दें, तो देखना है आपका ये निकल कर आ जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं।
ईडी, ये जो मैंने ईडी लिख रखा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इसी से डिनोट करते हैं, ई और डी। कई जगह यहां पे ई पी लिखा होता है, ई और नीचे स्मॉल सा पी लिखा होता है, इसका मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों सेम बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब जरा सुनो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह मैं लिख दूंगा डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100, और पूरा फिर डिवाइड का साइन आ जाएगा, ये वाला डिवाइड का साइन आ जाएगा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। 100 से 100 आपका बेटा कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा जो फ्रैक्शन करने का तरीका होता है कि जो ए अपॉन में बी अपॉन में सी अपॉन में डी अगर ऐसे दे रखा हो तो ये ऊपर चला जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बेसिक मैथ्स आपको पता होगी। यहां पर भी देखो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा क्यू और ये जो पी है ये ऊपर चला जाएगा, इंटू में पी हो जाएगा, अपॉन में क्यू इंटू में डेल्टा पी हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी इधर लिख देता हूं, अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। ये बन गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, अगर हम प्रोपोर्शनेट मेथड से कर रहे हैं। बात खत्म। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये इस वाले फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं धूमधाम से, एंड यहां से हम दबा के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, Q1 माइनस क्यू, और डेल्टा पी का मतलब क्या है, P1 माइनस पी। सर ये ट्राइंगल को आप डेल्टा क्यों बोल रहे हो, भैया डेल्टा इसलिए बोल रहे हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। चेंज इन, चेंज इन को आप डेल्टा का साइन लगा सकते हो, ठीक है ना। और Q1 का मतलब क्या है, क्वांटिटी आफ्टर चेंज, चेंज होने के बाद क्वांटिटी कितनी है, और ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी बिफोर चेंज। सेम गोज विद प्राइस, P1 मतलब है प्राइस आफ्टर चेंज और P मतलब है प्राइस बिफोर चेंज। अब इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधे हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट चीज बताऊंगा बस आपको, याद रखना बेटा, ईडी जो होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। यानी कि आपका जो ईडी आएगा वो या तो ऐसे -2 आएगा, -2.5 आएगा, -1 आएगा, हमेशा माइनस का साइन जरूर लगा होगा। ये माइनस का साइन ये नहीं बता रहा कि वो माइनस में है, माइनस का साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिन दो चीजों की वजह से निकलती है, डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप की वजह से, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। यानी कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं, दैट्स इट। तो आपको यह बस समझना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो माइनस में आ रहा है वो सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से आ रहा है, इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आइए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। प्रोपोर्शनेट मेथड का हमारा क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, पहले जब आपका प्राइस कितना था, 10 रुपए पर यूनिट था। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100 यूनिट्स, तो क्वांटिटी डिमांडेड को मैं क्यू लिख रहा हूं, डिमांड को आप डी भी लिख सकते हो, मैं क्वांटिटी डिमांडेड से क्यू ले रहा हूं कि कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है। तो क्वांटिटी होती थी 100 यूनिट्स डिमांड। एज द प्राइस फॉल्स टू 8 रुपीज पर यूनिट, दो शब्द हैं बेटा, एक होगा टू और एक होगा बाय। एज द प्राइस फॉल्स टू 8 रुपीज पर यूनिट, यानी कि प्राइस फॉल होने के बाद कितना हो गया है, 8 रुपए हो गया है, इसका हम कहते हैं टू। और अगर लिखा होता प्राइस फॉल्स बाय 8 रुपीज, यानी कि फॉल होके 8 रुपीज नहीं हुआ है, 8 रुपीज से फॉल हुआ है, इतने रुपए से गिरा है। अभी यहां पर P1 की वैल्यू दे रखी है 8 रुपीज, कि प्राइस गिरने के बाद 8 रुपए हुआ है, यानी कि सिर्फ 2 रुपए से गिरा है। अगर लिखा होता बाय 8 रुपीज गिरा है, मतलब 10 रुपए था पहले, 8 रुपए से गिरकर अब नया प्राइस 2 रुपए हो जाएगा। ये डिफरेंस आपको इंग्लिश का समझना होगा, ठीक है ना। डिमांड एक्सपैंड्स टू 150, टू जैसे ही आ जाएगा डायरेक्टली आप लिख दोगे कि डिमांड इंक्रीज होके 150 हो गई है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपका प्राइस कम हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी, जैसा यहां पे हो रहा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस 10 से 8 हो रहा है, क्वांटिटी 100 से 150 हो रही है। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके फॉर्मूला लगा देना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू। ये फॉर्मूला याद रखना,
डेल्टा क्यू क्या होता है हमारा, Q1 माइनस क्यू होता है, Q1 माइनस क्यू मैंने लिखवाया आपको, Q1 कितना है 150, Q कितना है 100, तो 150 माइनस 100 अपॉन में डेल्टा P हो जाएगा P1 माइनस P, P1 कितना है 8, P कितना है 10, तो 8 माइनस 10, सर ये तो माइनस में आ जाएगा, आने देना भाई तेरे को क्या दिक्कत है, इनटू में P अपॉन में Q, P अपॉन में Q, P कितना है 10, Q कितना है 100, तो 10 अपॉन में 100। अगर हम इसे सॉल्व करें 150 माइनस 100 इज 50, 8 माइनस 10 इज -2, इंटू में 10 अपॉन में 100, 0 0 0 0, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 5 कटेगा तो 2.5 आ जाएगा। माइनस का साइन देखो, ये नीचे माइनस का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल -2.5 हो जाएगी ईडी की वैल्यू, ईडी की वैल्यू -2.5 है। बस इतनी बात समझनी है। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि आपसे अभी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ पूछ रहा है, कभी कभी आपसे पूछेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, ये हाई है, लो है, या फिर यूनिटरी है। अगर ईडी की वैल्यू 1, या अगर 1 लिखा है तो मतलब -1 की बात कर रहा है, अगर 1 से ज्यादा है तो फिर हम कहेंगे हाईली इलास्टिक है, बट अगर -1 या 1 से कम है तो हम कहेंगे लेस इलास्टिक है। यहां पे -2.5 है, हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हाईली इलास्टिक है। बस आपको यह समझना है, ओके। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज ₹5 पर केजी, प्राइस कितना दे रखा है ₹5 पर केजी। कभी भी क्वेश्चन करो तो PP1 QQ1 एक बार आप निकाल लेना, क्वेश्चन उसके बाद आपके लिए मजाक बन जाएगा, ठीक है ना। प्राइस जब ₹5 पर केजी था बेटा, तब डिमांड कितनी है ₹50 पर केजी है, यानी कि क्वांटिटी हो जाएगी 50। When price rises by ₹5 per kg, by ₹5 यानी कि ₹5 से इंक्रीज हुई है, तो आप ये नहीं कि इंक्रीज होके ₹5 हो गई है, ₹5 से इंक्रीज हो गई है, तो पहले वाले 5 में ये 5 ऐड कर देना, इंक्रीज होके यानी कि ₹10 हो गई है प्राइस। तो डिमांड फॉल्स बाय 10 kg, डिमांड 10 किलो से कम हो गई है, तो पहले डिमांड कितनी थी 50, 10 रुपए किलो से कम हो गई है, यानी कि 50 माइनस 10 अब कितनी हो गई है 40 हो गई है। बस कुछ नहीं है, ईडी का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, इंटू में पी अपॉन में क्यू। डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू, तो 40 माइनस 50 अपॉन में 10 माइनस 5 इंटू में 5 अपॉन में 50। 40 माइनस 50 इज -10, 10 माइनस 5 इज 5 इंटू 5 अपॉन 50, 0 से 0 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, -1 अपॉन में 5 -0.2, लेस इलास्टिक, 1 से कम आ रहा है तो लेस इलास्टिक हो जाएगा। जल्दी से कर लो बेटा एक बार। हाँ, इसके बाद तीसरा हम लोग चलते हैं, डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स। जब भी लिखा है फॉल्स टू 240 यूनिट्स, मतलब फॉल होने के बाद 240 यूनिट्स हो गया है। पहले कितनी थी डिमांड अभी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, फॉल होने के बाद 240 हो गया है, यानी कि न्यू डिमांड कितनी है 240 है। Q1 कितनी है 240। इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2, प्राइस कितने से राइज हुआ है, ₹2 से प्राइस राइज हुआ है, ठीक है जी। इफ द ओरिजिनल डिमांड वॉज 300 यूनिट्स, ओरिजिनल डिमांड यानी कि पहले डिमांड Q कितना था 300 यूनिट्स था, एट द प्राइस ऑफ ₹20 पर ₹20 पर यूनिट, प्राइस पहले जब ₹20 था तब डिमांड कितनी थी 300, यानी कि पहले प्राइस कितना था 20 था। अब प्राइस, नया प्राइस निकालना हो तो कैसे पता चलेगा, इन रेस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2, प्राइस ₹2 से बढ़ने के बाद, पहले अगर प्राइस आपका 20 था और ₹2 से बढ़ गया तो यानी कि P1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। आपको टू और बाय के बीच का रिलेशनशिप समझ आ रहा होगा। टू का मतलब है कि जो वैल्यू दे रखी है आपको उतने पे आ गई है डिमांड, और अगर बाय लिखा है मतलब पहले वाले में से उतना माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी न्यू क्वांटिटी या प्राइस आएगा। बस इतना सा मतलब है, ठीक है ना। अगर आपको ये चीजें पता चल गई हैं, अब यार फॉर्मूले में पुट करना मैं बार बार तो करूंगा नहीं, बट चलो एक बार मैं स्टार्टिंग के लिए कुछ कर देता हूं इसे। ईडी इज इक्वल टू वही डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा Q1 माइनस क्यू, 240 माइनस 300, डेल्टा पी P1 माइनस पी 22 माइनस 20 इंटू में P अपॉन में Q, -60 अपॉन में 2
इंटू में 20 अपॉन में 300, 0 0 0 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 कट गया, ये हो गया -2। आंसर आ गया -2। बात हो गई खत्म। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹5, प्राइस इसका कितना है? 5 रुपए है। ओके, द कंज्यूमर बायज 100 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। ठीक है, कंज्यूमर कितने खरीद रहा है? 100 यूनिट्स खरीद रहा है क्वांटिटी। एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स? कितने प्राइस पर वो 140 यूनिट्स खरीदने को तैयार होगा? अब इसने हमसे प्राइस पूछा है, नया प्राइस पूछा है, यानी कि P1 दे नहीं रखा दोस्त, P1 निकालना है। और कितनी क्वांटिटी, नई क्वांटिटी कितनी है? 140 यूनिट्स। पर इसके लिए सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पता होनी चाहिए, जो कि दे रखी है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको 2 दे रखी है। सर 2 दे रखी है, -2 दे रखी है। बेशक वो लिखे अपनी तरफ से 2, पर आप समझ जाना वो -2 है, क्योंकि माइनस का साइन माइनस नहीं है, बस वो ये बता रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो बेशक इन्होंने 2 लिखा है, बट आप -2 लिखोगे फॉर्मूले में, बात खत्म, ज्यादा बहस नहीं करनी। ईडी -2 है। अब फॉर्मूला लगा लो, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। ईडी कितना है? -2 है। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? 140 - 100 लिख लेता हूं यहां, चलो 140 - 100 अपॉन में P1 पता नहीं है, तो P1 की जगह P1 ही लिख देता हूं, माइनस P कितना है? 5 इंटू में P अपॉन में Q, P अपॉन में Q। इसके बाद आइए इसे फर्दर सॉल्व करें। सर कई बच्चे कहते हैं इस 100 से ये 100 काट दो। अरे भाई यहां पे माइनस नहीं दिख रहा है क्या? ओवरऑल रिलेशनशिप होना चाहिए, मल्टीप्लाई में कट जाता है, बीच में अगर माइनस है प्लस है तब नहीं कट सकता है, ठीक है ना? इतनी बेसिक मैथ्स में आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आती होगी। आप कुछ मत करो, आप ना एक काम कर लो, पहले -2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 140 - 100 40 हो जाएगा, अपॉन में P1 - 5 इंटू 5 अपॉन 100 हो गया। 5 1 जा 5, 5 20 जार 100 हो जाएंगे, 0 से 0 कटेगा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये -2 P1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 -5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू P1 -2 P1 और -2 इंटू -5 -+ हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 तो परमानेंट है ही, तो -2 P1 2 -10 हो जाएगा, यानी कि -8 अपॉन में -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 4। P1 हमारा आ गया है बेटा 4, बात खत्म। सर एक बार बता दो, ये चेक कर लो एक बार सही है गलत है? भाई देखो क्वांटिटी यहां पे आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इतना तो कंफर्म है कि प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो 5 से 4 प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इसी की वजह से तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी। हाँ, इतना बेसिक हमने चेक कर लिया, दैट मीन्स वी आर प्रिटी गुड, हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना? आइए अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगला है हमारा, अरे यार थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी। ओ नाइस, यहां पे सिंपल सा मतलब है यूनिटी। जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी हो, इसका मतलब है ईडी की वैल्यू -1 दे रखी है। यूनिटी मतलब होता है 1, और क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होती है तो -1। अ हाउस होल्ड बाइज 25 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, क्वांटिटी कितनी खरीदते हैं? 25 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 5 रुपए पर यूनिट। जब प्राइस कितना होता है? 5 रुपए। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस बाय 1 रुपीज पर यूनिट, यानी कि प्राइस 1 रुपए से बढ़ रहा है, तो 6 रुपए हो जाएगा। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल द हाउस होल्ड बाय। अब नए प्राइस पे कितनी क्वांटिटी वो बाय करेगा, Q1 हमको निकालना है। यहां पे बस ये एक ही नई चीज थी, यूनिटी वाली बात, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था, इसके अलावा कोई और रीजन था नहीं। यानी कि आपको एग्जाम्पल नंबर 8 एक बार कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 8 आप खुद करेंगे, आंसर मैं बता देता हूं, इसका 20 आएगा, 20 यूनिट्स आपका आंसर आएगा। सॉल्व करो, अगर आ जाता है आंसर तो ठीक, नहीं तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अब परसेंटेज मेथड से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। एक चीज, सर परसेंटेज मेथड से कब करना है, कैसे पता चलेगा? देखो यार, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने बोला है कि परसेंटेज मेथड से ही करना है, फिर तो वैसे ही करना होगा।
अगर नहीं बोल रखा है तो आप प्रोपोर्शनेट मेथड से ही करना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू वाले से ही करना, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर क्वेश्चन नहीं बोला तो आपको करने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां पे सिर्फ मेरे को आपको प्रैक्टिस करवानी है एक बार कि परसेंटेज मेथड से भी ऐसे हो सकता है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। आइए, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, ओ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, कम हो रही है 80% से, आप पहले लिख लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज, फॉल हो रही है, कम हो रही है, अगर कम हो रही है मतलब माइनस में जा रही होगी प्राइस, तो माइनस 80% लिख दो। अगर फॉल हो रही है तो माइनस 80%, अगर राइज हो रही होती तो प्लस 80%, 80% से इंक्रीज हो गई है, ये माइनस प्लस लगाना पड़ेगा भाई परसेंटेज मेथड में, ठीक है ना। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट इंक्रीजेस बाय 100%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जा रही है, 100% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि प्लस 100% लिख लो आप यहां पे बस। अब अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो भाई मजाक का खेल है, परसेंटेज चेंज को मैंने डेल्टा लिख दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला यही होता है। क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रही है, 100% प्लस, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी हो रही है, माइनस 80% जरूर करना भाई। अगर आपने माइनस 80% नहीं लगाया तो आपका ईडी माइनस में नहीं आएगा, और अगर ईडी माइनस में नहीं आया तो वो आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। ये आपका परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, और अगर 2 4 जा 2 5 जा 4, अगर 5/4 करना है हमें, 4 1 जा 4, डेसिमल लगाएंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, -1.25, दिस विल बी योर ईडी, खत्म, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया कि परसेंटेज मेथड को कैसे अप्रोच करना है। When price of a commodity gets doubled, oh nice question, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रिक करेगा, अभी मिसलिनियस भी आएंगे वहां पे तो और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। When price of a commodity gets doubled, ठीक है, its quantity demanded reduced to half, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कोफिशिएंट यानी कि वही -2 -3 -1 जो आप निकालते हो वो कोफिशिएंट ही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों दे रखे हैं, ध्यान से सुनो क्या। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गेट्स डबल्ड, डबल्ड यानी कि पहले 10 रुपए था उसका प्राइस, अब डबल होके 20 रुपए हो गया है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 10 रुपए की चीज अगर 20 रुपए की हो गई है यानी कि उसका 100% प्राइस इंक्रीज हो गया है। लॉजिक समझ आ रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर किसी चीज का प्राइस डबल हुआ है तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 100% इंक्रीज हुआ। अगर ऐसे बात नहीं समझ आ रही तो ऐसे समझ लो, पी पहले कितना था, 10 रुपीज था, नया प्राइस डबल होके 20 रुपीज हो गया, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100, ये तरीका है। डेल्टा पी कितना हो जाएगा, P1 माइनस पी, तो 20 माइनस 10, 10 अपॉन में ओरिजिनल प्राइस कितना था, 10 था, इंटू 100 करेंगे, 100% आ गया, खत्म। तो यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है, प्लस 100%, सॉरी प्लस 100% हो गई। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू हाफ, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड आधी हो जाती है, आधी होने का मतलब होता है 50% से गिर गई है, 50% किसी भी चीज का आधा होता है, तो 50% से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, तो माइनस का साइन लगा के 50% कर दो, बस खत्म है। अब ईडी का फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि -50% अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि प्लस 100%, -0.5 आएगा आंसर, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1/2 इज 0.5, और माइनस का साइन तो है ही परमानेंट, ठीक है ना, -0.5 विल बी योर आंसर। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है, अ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, एक्स इज द नेम ऑफ कमोडिटी, लीड्स टू 10% राइज इन द डिमांड फॉर एक्स। दो कमोडिटी है, एक एक्स है एक वाई है, एक एक्स है एक वाई है, जब फॉल इन प्राइस होता है एक्स का 5% से, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है परसेंट के टर्म्स में, 5% फॉल है ना, फॉल को हमेशा माइनस में लिखना, कम हो रहा है -5%,
तो उसकी राइज इन डिमांड कितनी हो रही है 10%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो रही है 10% से बढ़ रहा है, प्लस 10%। अ 20% राइज इन प्राइस ऑफ वाई, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाई की कितनी हो रही है 20% से राइज हो रही है, यानी कि प्लस 20% हो रही है, लीड्स टू 6% फॉल इन डिमांड फॉर वाई। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 6% से फॉल कर रही है, 6% से फॉल यानी कि -6%। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई, एंड एक्स और वाई में से कौन ज्यादा इलास्टिक है, विच कमोडिटी इज मोर इलास्टिक। अब मैं आपको लास्ट लाइन के लिए, इस लाइन के लिए सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। ईडी का फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंटेज मेथड दोनों जगह। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज प्लस 10%, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा -5%। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, प्लस अपॉन माइनस माइनस होता है, दिस इज -2। यहां पे कितना हो जाएगा -6% अपॉन में प्लस 20%। ये कटा ये कटा, 2 3 2 10, 3/10 -0.3 हो जाएगा। यानी कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है -2 और इसकी कितनी है -0.3। अब मुझे एक चीज ध्यान से सुनना, आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा है कि सर माइनस का साइन जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी ही छोटी होती है क्योंकि वो नेगेटिव में होती है। तो सर इस हिसाब से तो -0.3 इज ग्रेटर देन -2। वो जो मैथ्स के हिसाब से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मैंने आपको एक चीज बोली है कि आपको माइनस के साइन की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। माइनस का साइन तो सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप बताने के लिए यहां पे लिखा हुआ है। माइनस के साइन को यहां पे इग्नोर करके वैल्यू बताओ, 2 बड़ा है या -0.3 बड़ा है। सर 2 ज्यादा बड़ा है, तो अगर 2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा बड़ा है तो मतलब x ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू y। तो x इज मोर इलास्टिक देन y। पेपर में इस तरह से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि आपको 2 कमोडिटीज की इलास्टिसिटी दे रखी होगी, पूछेगा कि बताओ कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो आपको पता होना चाहिए वाली चीज, ठीक है ना। आगे चलिए। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट इज 600 यूनिट्स। ओके, मतलब ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट, मतलब P जब आपका 8 था तो क्वांटिटी आपकी 600 है। इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25%, ठीक है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है, परसेंटेज की टर्म में प्राइस में चेंज दे रखा है, प्राइस फॉल कर रहा है ना, तो -25%। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120 यूनिट्स। राइजेस बाय 120, बाय अगर लिखा होता है यानी कि प्रीवियस वाले में आपको ऐड करके अब आपको लिखना है, यानी कि 120 से इंक्रीज हुई है। पहले 600 थी तो अब न्यू कितनी हो जाएगी 600 प्लस 120 यानी कि 720 हो जाएगी। कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। अब देखो सिंपल सा तरीका है, आप कहोगे सर परसेंटेज से निकालें या प्रोपोर्शनेट से निकालें। मैं कहूंगा कि अगर एक चीज अगर आपकी परसेंटेज की टर्म में दे रखी है तो दूसरी वाली चीज को भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो और फिर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड से निकाल लो, ये सबसे सही तरीका रहता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर हमें यहां पे निकालना हो, फॉर्मूला हमको पता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू में 100। डेल्टा क्यू कितना है Q1 माइनस क्यू, यानी कि 720 माइनस 600, 720 माइनस 600 अपॉन में Q 600 इंटू में 100, 120 अपॉन में 600 इंटू में 100, 20 इज योर 20%। अपने आप प्लस में आया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 20%। और ये देखो यहां पे माइनस में है और यहां पे प्लस, मतलब सब सही है क्योंकि ईडी इनवर्स रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। ईडी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज प्लस 20% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस -25%। कटा ये कटा, 5 चौक 25, 0.8 माइनस में, खत्म। इज इट्स डिमांड इलास्टिक? नो भाई, इलास्टिक नहीं है क्योंकि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है, इट्स वेरी वेरी लेस इलास्टिक। बस इतनी सी बात है, खत्म हो गया।
अगली कैटेगरी चलते हैं, जब आपको टोटल एक्सपेंडिचर्स दे रखे हो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा स्टेप यहां पे ऐड होता है, बाकी सब कुछ हमारा सेम टू सेम हो जाता है। अ कंज्यूमर स्पेंड्स 80 रुपीज ऑन अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज ₹1 पर यूनिट। एक कंज्यूमर है, जैसे एग्जांपल मेरा ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं, एक टॉफी है, जब उस टॉफी का प्राइस कितना होता है, ₹1 पर यूनिट जब उस टॉफी का प्राइस होता है, तब मैं दुकान पे जाके उसमें कितना खर्चा कर दे रहा हूं, ₹80 उस दुकान में जाके खर्च कर देता हूं उस टॉफी के लिए। यानी कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, ₹80 हो जाता है। टीई मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। ₹1 की चीज के लिए अगर मैं ₹80 खर्च कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज बता दो बेटा कि मैंने कितनी क्वांटिटी ऑफ टॉफी खरीदी होंगी। बहुत सिंपल सा आंसर है, क्यू हो जाएगा 80 अपॉन में 1 कर देंगे, यानी कि मैंने 80 यूनिट्स उस टॉफी की खरीदी होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्पेशल चीज है कि आपको क्वांटिटी दे नहीं रखी है, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस दे रखा है, आप उनसे क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। जब प्राइस ₹1 था, ₹80 एक्सपेंडिचर हो रहा था, यानी कि 80 यूनिट्स क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी। एंड स्पेंड्स 96 रुपीज व्हेन इट्स प्राइस इज ₹2 पर यूनिट। प्राइस P1 जब आपका 2 हो जा रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 1, TE1 यानी कि न्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 96। तो Q1 कितना हो जाएगा, 96 अपॉन में 2 कर दो। तो ये हम सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 यूनिट्स। अब आपको कुछ मतलब ही नहीं है, आपको P पता चल गया, आपको P1 पता चल गया, आपको Q पता चल गया, आपको यहां Q1 पता चल गया। प्रोपोर्शनेट मेथड लगाओ, फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 21, अब मैं पूरा तो सॉल्व करने बैठूंगा नहीं, इसका आंसर आपका आएगा -0.4 आ जाएगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। वैसे इन्होंने यहां पे परसेंटेज मेथड बोला है, तो आप परसेंटेज मेथड भी लगा सकते हो। P और P1 को यूज करके डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा आपका। सेम आप यहां पे क्वांटिटी के साथ भी कर दोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कर दोगे, आपका 0.4 आपका अगर आंसर आ जाए, मतलब आपका आंसर सही है। सारी चीजें तो मैंने करके दे दी आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ डेंटिस्ट वाज चार्जिंग ₹300 फॉर अ स्टैंडर्ड क्लीनिंग जॉब। एक डेंटिस्ट था, वो मुंह साफ करने की, वो जो ओरल हाइजीन के लिए जो क्लीनिंग सर्विस थी, उसकी ₹300 एक के लेता था वो। एंड इज यूज टू जनरेट टोटल रेवेन्यू इक्वल टू ₹30,000 पर मंथ। ₹300 चार्ज करता था वो एक सर्विस के, और ऐसे करके वो एक महीने में ₹30,000 कमाता था। शी हैज सिंस लास्ट मंथ इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ डेंटल क्लीनिंग टू 350 यानी कि इंक्रीज करके उसने ₹350 प्राइस कर दिया है। पहले प्राइस कितना था बेटा, 300 था, ठीक है। अब प्राइस कितना है बेटा, अब 350 है, वेरी गुड। अब प्राइस इंक्रीज करने की वजह से बहुत कम कस्टमर, फ्यूअर कस्टमर्स आर नाउ कमिंग फॉर डेंटल क्लीनिंग, अब लोग कम आ रहे हैं उसके पास। बट उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़कर कितना हो गया है, 33,250। कस्टमर बेशक कम हो गए हैं, पर क्योंकि उसने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, तो ओवरऑल उसका जो रेवेन्यू है वो 30,000 से बढ़ के 33,250 हो गया है। यानी कि टोटल रेवेन्यू को मैं TR लिख देता हूं। जैसे एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंडिचर होता है, वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रेवेन्यू, यानी कि एक तरीके की इनकम हो गई या नहीं हो गई। तो बस आपको क्वांटिटी निकालनी है यार, चाहे टोटल एक्सपेंडिचर से निकालो या टोटल रेवेन्यू से निकालो, क्या फर्क पड़ता है। पहले उसका जब ₹300 प्राइस था, तो एक महीने में कितने रुपए कमा रही थी, 30,000 कमा रही थी ना। तो इसका मतलब है कितने कस्टमर उसके पास, कितने पेशेंट्स आते होंगे। ₹300 एक कस्टमर से लेती है, टोटल 30,000 कमा रही है, यानी कि क्यू कितना हो जाएगा, क्यू उसका हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 300, 100। और जब प्राइस 300 हुआ, 350 हुआ, तो टोटल रिसिप्ट उसकी हो गई 33,250। तो Q1 कितनी हो जाएगी, 33,250 अपॉन में 350, 0 से 0 कटा। अब इसे 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 2 7 7 49, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 नेम 45, 55 25। Q1 आपका हो गया 95।
आपका कुछ नहीं है, आपका P आ गया, आपका P1 आ गया, आपका Q1 आ गया, आपका Q आ गया। क्वेश्चन अब सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना? बस आपको TR या TE उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये तो सिर्फ हम मदद करने के लिए लिख रहे हैं, हमें निकालना इवेंचुअली ये चीज है, बात खत्म। ठीक है ना? अब आ जाओ जरा, अब मैं एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट सी कराने वाला हूं। अब जो अगला हमारा मेथड है वो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। भाई टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल लड्डू मेथड है। बस आपको यहाँ पे जो मैंने हरे हरे में जो बातें लिखी हुई है ना, आपको सिर्फ ये बातें समझ लेनी है और एक बार लिख लेनी है, उसके बाद आपके धड़ बड़ क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है ना? ध्यान से सुनो। आपको क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर जैसे हमने दे रखा होता है ना, कि जब इतना प्राइस था तो कस्टमर्स इतना खर्चा कर रहे थे, जब प्राइस इतना हो गया तो कस्टमर इतना खर्चा या एक्सपेंडिचर करने लग गए। यहां पे वही वाली बात है। अब अगर आपका प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ईडी हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। सर ये कहां पे लिखी हुई है, कैसे बात हुई है वाली? कुछ नहीं है, आपको सिंपल ये देखना है, अगर आपको प्राइस इंक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो ईडी आपका लेस देन 1 हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे लेस इलास्टिक। इसकी जो लॉजिक होगा वो मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा, यहां पे टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? अगर आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, यानी कि प्राइस अगर कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो ईडी आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और आपको पता ही है अगर ईडी की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1 होती है, हम उसे कहते हैं कि इट्स हाईली इलास्टिक। और अगर आपका प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, प्राइस जब 10 रुपए था तब भी टोटल एक्सपेंडिचर उतना था, प्राइस जब बढ़ के 20 रुपए हो गया टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो हम कहेंगे कि ईडी की वैल्यू इक्वल टू 1 है, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक है। बस यहां पे आपको कोई वैल्यू निकाल कर नहीं दिखानी है, 0.25 या 3.5 या 2.5, कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ आपको या तो लेस देन 1, मोर देन 1 या इक्वल टू 1 स्टैब्लिश करना है। अगर आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो फिर लेस देन 1, अगर आपका इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस के साथ तो आपका मोर देन 1, और अगर आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है कि प्राइस के बढ़ने कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्राइस 4 रुपए था तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 40 रुपीज, प्राइस आपका 6 रुपीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर 50 हो गया। कुछ नहीं है, 4 से 6 यानी कि प्राइस इंक्रीज हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर 40 से 50 हो गया, यानी कि ये भी इंक्रीज हो गया। तो अगर प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है तो आपका ईडी क्या हो जाएगा, लेस देन 1, क्योंकि क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, बात खत्म। सिर्फ आपको इतना लिखना है। उसके बाद एज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस बाय 7%, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट गोज अप बाय 3.5%, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, भाड़ में जाए यार, क्या मतलब है? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप है, और जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो ईडी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि दिस इज हाईली इलास्टिक बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद कंज्यूमर बायज 40 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹3 पर यूनिट। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹4 पर यूनिट ही बायज 30 यूनिट्स। अब आप कहोगे सर ये तो प्रोपोर्शनल मेथड लगा दो। भाई क्यों लगा दें जब इसने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमसे मांगा है, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइस और क्वांटिटी नहीं देखनी होती, हमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर देखना होता है। तो पहले प्राइस कितना था, ₹3 पर यूनिट था, तब क्वांटिटी कितनी थी, 40 थी। अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया है, ₹4 हो गया है, ये देखो ₹4 हो गया है, और क्वांटिटी कितनी हो गई है, कम होके 30। आपको देखना है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका, पहले कितना था और अब कितना है, न्यू टोटल एक्सपेंडिचर। तो ध्यान से सुनो, जब मैंने आपको याद है बताया था कि क्वांटिटी निकालने के लिए हमें कैसे करना था, क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्राइस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्वांटिटी इंटू में प्राइस, कि जब प्राइस ₹3 थे तो लोग 40 यूनिट खरीद रहे थे, यानी कि टोटल खर्चा कितना हुआ, 40 इंटू 3,
यानी कि 120। अब हो जाएगा 30 इंटू 4, ये भी हो गया 120। अरे क्या बात है, प्राइस यहां पर प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ईडी कितना हो जाता है 1। यानी कि यहां पे दिस इज अ पॉइंट ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी, ये यूनिटरी इलास्टिक है। यानी कि इस क्वेश्चन में स्पेशल ये बात थी कि टोटल एक्सपेंडिचर दे नहीं रखा था, आपको निकालना था, उसके बाद आप एस्टेब्लिश कर सकते हो कि ईडी की वैल्यू क्या है। देन हमारा अगला क्या है, ध्यान से देखना। अ कंज्यूमर बायज 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹6 पर यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी 10 थी, जब प्राइस कितना था 6 था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। ओह नाइस, ईडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 12 यूनिट्स। Q1 कितना है, 12 यूनिट्स है, न्यू क्वांटिटी 12 यूनिट्स है, इसने हमसे P1 मांगा है और हमें कहा है कि एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज करो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, प्रोपोर्शनल मेथड नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड से बताओ। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें टोटल एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, टीई और TE1 पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा सर? अच्छा सर, आपने बताया था कि प्राइस इंटू में क्वांटिटी कर दोगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, यानी कि 6 इंटू में 10 करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका पहले 60 रुपीज था। बट सर न्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि P1 तो दे ही नहीं रखा। आई नो नहीं दे रखा, बट आपको ईडी की वैल्यू -1 दे रखी है। ईडी -1 मतलब जब यूनिटरी इलास्टिक होता है। यूनिटरी इलास्टिक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कब होता है, जब प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि यहां पर भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा। पहले टोटल एक्सपेंडिचर 60 था, अभी भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और P निकालना है और Q हमें यहां पे तो कुछ नहीं है भाई, आपको मैंने टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपका P इंटू क्यू है तो आपका P इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि 60 अपॉन में 12 कर देंगे, 5 विल बी योर आंसर। दिस इज द आंसर। एंड ये पेपर के लिए मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपके टीचर ने, क्योंकि आजकल तो टीचर ये मेथड छुटवा भी देते हैं, अगर आपके टीचर ने मेथड करवाया है देन ठीक ठाक चांसेस है कि वो आपको पेपर में दे सकता है इससे क्वेश्चन, पक्का।